नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 यात्रा के बारे में। क्यों यह भारत के लिए ऐतिहासिक है और इससे देश को क्या मिला? दुनिया की 7 सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह G7 जब भी मिलता है तो पूरी दुनिया की निगाहें उस पर होती है। इस बार की बैठक इटली के खूबसूरत शहर अपुलिया में हुई और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को इसमें शामिल होने का निमंत्रण मिला। यह एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि भारत G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, फिर भी उसकी उपस्थिति इतनी आवश्यक क्यों समझी जा रही है? क्या यह भारत के बढ़ते वैश्विक कद का संकेत है या इसके पीछे कुछ और रणनीति समीकरण है? इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। हमें समझना होगा कि पिछले कुछ सालों में दुनिया कैसे बदली है। एक तरफ वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ यूक्रेन का युद्ध और अब मध्य पूर्व में फैलता तनाव, इन सब ने पुरानी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। G7 के देश भी ये महसूस कर रहे हैं कि अब दुनिया के बड़े फैसले सिर्फ 7 देशों के बंद कमरे में नहीं लिए जा सकते। उन्हें भारत जैसी उभरती हुई शक्तियां की जरूरत है जिनकी आवाज अब अनसुनी नहीं की जा सकती। भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी विशाल जनसंख्या और उसकी रणनीति स्थिति उसे एक ऐसा खिलाड़ी बनाती है जिसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी यात्रा की परतों को खोलेंगे। हम देखेंगे कि इस निमंत्रण के पीछे की कूटनीति क्या है, भारत ने इस मंच का इस्तेमाल किन मुद्दों को उठाने के लिए किया और इस यात्रा से देश को क्या हासिल हुआ। हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जब वैश्विक मंच पर भारत की साख बढ़ रही है तो देश के भीतर और बाहर कुछ आवाजें नाराजगी क्यों जाहिर कर रही है। यह सिर्फ एक प्रधानमंत्री की यात्रा का विश्लेषण नहीं है, बल्कि बदलते विश्व में भारत की भूमिका को समझने का एक प्रयास है। तो बने रहिए हमारे साथ। इस गहरी और विस्तृत पड़ताल में तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि भारत को यह निमंत्रण मिला ही क्यों। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया और यह कोई मामूली बात नहीं है। यह लगातार छठी बार है जब भारत को G7 शिखर सम्मेलन में एक विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। यह परंपरा अब एक पैटर्न बन चुकी है जो साफ तौर पर दिखाती है कि वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति को अब एक जरूरत के तौर पर देखा जा रहा है। G7 के देश यह समझते हैं कि आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने और दुनिया की बड़ी समस्याओं का हल निकालने के लिए भारत जैसे देशों के साथ संवाद जरूरी है। यह निमंत्रण सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसके गहरे रणनीति मायने हैं। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। ऐसे में वैश्विक आर्थिक स्थिरता, सप्लाई चेन और तकनीकी विकास जैसे मुद्दों पर भारत के बिना कोई भी सार्थक चर्चा अधूरी है। G7 के देश जो खुद आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, भारत को एक बड़े बाजार और एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्हें चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना है तो भारत को साथ लेना ही होगा। इस निमंत्रण का एक और पहलू है लोकतंत्र का साझा मूल्य। G7 खुद को लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षक मानता है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जब दुनिया में तानाशाही और अधिनायकवादी ताकतें बढ़ रही है, तब भारत की उपस्थिति G7 के मंच को एक नैतिक बल प्रदान करती है। यह एक संदेश है कि दुनिया के बड़े फैसले लोकतांत्रिक देशों को मिलकर करने चाहिए। इसलिए जब प्रधानमंत्री मोदी उस मंच पर खड़े होते हैं तो वे सिर्फ 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि वे लोकतांत्रिक दुनिया की एक मजबूत आवाज के रूप में भी देखे जाते हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह निमंत्रण एक तरफा नहीं है। भारत के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह एक ऐसा मंच है जहां भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं के साथ सीधे संवाद कर सकता है, अपनी चिंताओं को रख सकता है और वैश्विक नीतियों को प्रभावित कर सकता है। यह भारत को अपनी विश्व गुरु की छवि को और मजबूत करने का मौका देता है। इसलिए यह निमंत्रण एक दो तरफा सड़क है जहां दोनों पक्षों को एक दूसरे की जरूरत है और यही आधुनिक कूटनीति की सच्चाई है। G7 का यह निमंत्रण एक ऐसे समय पर आया जब भारत और कनाडा के संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर थे। आपको याद होगा कि पिछले साल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ने अपनी संसद में भारत सरकार पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव चरम पर पहुंच गया था। वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया गया, राजनयिकों को निष्कासित किया गया
और बयानबाजी का एक लंबा दौर चला। ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के रिश्ते पटरी से उतर चुके हैं, लेकिन कूटनीति में दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री ट्रूडो की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, संक्षिप्त बातचीत की। पर्दे के पीछे की खबरें ये बताती हैं कि दोनों देश अब गुप्तचर साझेदारी और आर्थिक सहयोग को फिर से शुरू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह एक बड़ा बदलाव है। यह दिखाता है कि दोनों पक्ष यह समझ रहे हैं कि आपसी तनाव से किसी का भला नहीं होने वाला है और आगे बढ़ने के लिए संवाद ही एकमात्र रास्ता है। इस पुल बनाने की कोशिश के पीछे कई कारण हैं। कनाडा में एक बड़ा और प्रभावशाली भारतीय डायस्पोरा है, जिसे कोई भी सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। इसके अलावा दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार है, जिसे दांव पर नहीं लगाया जा सकता। कनाडा को भारत के विशाल बाजार की जरूरत है और भारत को कनाडा की तकनीक और निवेश की। इसलिए तमाम राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आर्थिक और रणनीति हित दोनों देशों को एक दूसरे के करीब ला रहे हैं। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि सब कुछ ठीक हो गया है। निज्जर मामले की जांच अभी भी जारी है और दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी बनी हुई है। लेकिन G7 जैसे मंच पर हुई यह मुलाकात एक सकारात्मक संकेत जरूर है। यह दिखाता है कि बर्फ पिघल रही है और दोनों देश अपने संबंधों को फिर से सामान्य बनाने के लिए तैयार है। ये मुलाकात इस बात का भी सबूत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने जटिल होते हैं, जहां तनाव और सहयोग साथ साथ चल सकते हैं। जहां एक तरफ G7 में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कनाडा में कुछ सिख संगठन इस निमंत्रण का पुरजोर विरोध कर रहे थे। उनके लिए यह निमंत्रण लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा था। इन संगठनों का आरोप है कि भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर सिखों और मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है और मोदी सरकार इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उनका कहना था कि एक ऐसे नेता को G7 जैसे मंच पर बुलाना जो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है, अपने आप में एक विरोधाभास है। इन प्रदर्शनकारियों ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला जोर शोर से उठाया। उनकी दलील थी कि कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में विदेशी सरकार का हाथ होना एक संप्रभुता का उल्लंघन है और जब तक भारत इस मामले में पूरी तरह से सहयोग नहीं करता, तब तक उसके साथ सामान्य संबंध नहीं रखे जाने चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री ट्रूडो की सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया कि वे एक तरफ भारत पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ की तरफ से ये आरोप है उसी सरकार के मुखिया को गले लगा रहे हैं। यह नाराजगी सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं थी। दुनिया के कई हिस्सों में मानवाधिकार संगठनों और अकादमिक जगत के लोगों ने भी इस पर चिंता जताई। उनका कहना था कि G7 के देशों को भारत के साथ व्यापार और रणनीति पर बात करते समय वहां के लोकतंत्र, प्रेस की आजादी और मानवाधिकारों की स्थिति पर भी सवाल उठाने चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो यह माना जाएगा कि उनके लिए आर्थिक हित लोकतांत्रिक मूल्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह एक गंभीर बहस है जो आज पूरी दुनिया में चल रही है। इस विरोध को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये हमें याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कैनवास कितना बड़ा और जटिल होता है। एक तरफ देश का बढ़ता वैश्विक कद है, उसकी आर्थिक ताकत है, तो दूसरी तरफ उसके लोकतंत्र की सेहत पर उठते सवाल है। एक तरफ विश्वगुरु की छवि है, तो दूसरी तरफ देश के भीतर और बाहर से उठती असहमति की आवाज है। एक परिपक्व लोकतंत्र के नागरिक के तौर पर हमें इन दोनों तस्वीरों को देखना और समझना होगा। तभी हम एक संतुलित और समग्र दृष्टिकोण बना पाएंगे। देखिए, G7 जैसे बड़े मंच पर शामिल होना एक बात है और उस मंच का इस्तेमाल अपने हितों और अपनी चिंताओं को प्रभावी ढंग से रखना दूसरी बात। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर का भरपूर उपयोग किया। उन्होंने अपने भाषणों और द्विपक्षीय मुलाकातों में उन मुद्दों को प्रमुखता दी जो भारत और पूरे ग्लोबल साउथ यानी विकासशील दुनिया के लिए मायने रखते हैं। उन्होंने सिर्फ अपनी बात नहीं की, बल्कि उन देशों की आवाज बनने की कोशिश की जो अक्सर ऐसे बड़े मंचों पर अनसुने रह जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा की ओर न्याय संगत परिवर्तन की बात की। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का अधिकार है और अमीर देशों को उनकी मदद करनी चाहिए ताकि यह विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो सके।
यह एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप था क्योंकि अक्सर जलवायु परिवर्तन की बहस में विकासशील देशों की जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मोदी ने साफ किया कि भारत जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यह बोझ अकेले गरीब देशों पर नहीं डाला जा सकता। दूसरा बड़ा मुद्दा था टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कहे एआई का। प्रधानमंत्री ने एआई के मानव केंद्रित उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का विकास ऐसा होना चाहिए जो समावेशी हो और जिसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, न कि यह कुछ बड़ी कंपनियों या अमीर देशों के हाथ में एक और हथियार बनकर रह जाए। उन्होंने एआई के नैतिक पहलुओं और इसके संभावित खतरों पर भी ध्यान आकर्षित किया, जो आज पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। भारत की यह पहल एआई के भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक शांति और स्थिरता पर भी भारत का पक्ष रखा। उन्होंने यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संकट का जिक्र करते हुए कहा कि इन विवादों का हल सिर्फ संवाद और कूटनीति से ही निकल सकता है, युद्ध से नहीं। उन्होंने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को आवाज दी, जो इन मुद्दों के कारण बढ़ती महंगाई, खाद्य असुरक्षा और ऊर्जा संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह भारत ने G7 में खुद को सिर्फ एक भागीदार के रूप में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक नेता और ग्लोबल साउथ के एक मजबूत पैरोकार के रूप में प्रस्तुत किया। भारत की लगातार छठी G7 भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि वैश्विक पटल पर उसकी साख और महत्व में जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब वह सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक स्थापित शक्ति है जिसके बिना वैश्विक निर्णय अधूरे हैं। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिस रफ्तार से वह बढ़ रही है, उसे देखते हुए यह तय है कि जल्द ही वह जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगी। यह आर्थिक ताकत ही भारत को G7 की मेज पर एक अहम सीट दिलाती है, लेकिन बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है। भारत की विशाल जनसंख्या, उसका युवा डेमोग्राफिक डिविडेंड और उसकी बढ़ती सैन्य ताकत भी उसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बनाती है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत की भूमिका को आज अमेरिका से लेकर जापान और ऑस्ट्रेलिया तक सभी बड़ी ताकतें स्वीकार कर रही है। चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के बीच भारत एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जिसे G7 के देश एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देखते हैं। G7 के देश भी अब यह समझने लगे हैं कि उनकी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उन्हें विस्तार करना होगा। दुनिया की 7 सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं का यह क्लब अब पुरानी पड़ रही वैश्विक व्यवस्था का प्रतीक बनता जा रहा है। नई हकीकत यह है कि दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र पश्चिम से पूर्व की ओर खिसक रहा है। ऐसे में G7 को अगर प्रभावी बने रहना है, तो उसे भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसी शक्तियां को अपने साथ लाना ही होगा। इसलिए भारत की उपस्थिति G7 की मजबूरी भी है और जरूरत भी। इस बढ़ती साख के साथ भारत पर जिम्मेदारियां भी बढ़ी है। अब भारत की साख के साथ भारत की जिम्मेदारी भी बढ़ी है। अब भारत में है, सिर्फ अपने हितों की बात नहीं कर सकता, उसे वैश्विक मुद्दों पर एक स्पष्ट और रचनात्मक रुख अपनाना होगा। चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद हो या वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा हो, दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। G7 में भारत की भागीदारी इसी बढ़ती जिम्मेदारी का प्रतीक है। यह भारत के लिए एक अवसर है कि वह दुनिया को दिखाए कि वह न केवल एक बड़ी आर्थिक शक्ति है, बल्कि एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक भी है, जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान देने के लिए तैयार है। इस बार के G7 शिखर सम्मेलन में एक और दिलचस्प और कुछ हद तक अप्रत्याशित घटनाक्रम देखने को मिला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो इस समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, भी इटली पहुंचे। हालांकि वे शिखर सम्मेलन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी ने मीडिया और कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। उनकी यात्रा का आधिकारिक कारण तो कुछ और बताया गया, लेकिन इसके समय ने कई अटकलों को जन्म दे दिया। खबरों के अनुसार ट्रंप ने मध्य पूर्व में बढ़ते संकट और इजराइल हमास युद्ध पर अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करने के लिए यह यात्रा की। उन्होंने G7 नेताओं के औपचारिक सत्रों के इतर कुछ नेताओं से मुलाकातें भी की। उनकी इस यात्रा को उनके राष्ट्रपति अभियान के एक हिस्से के रूप में भी देखा गया, जहां वे यह संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वे दोबारा सत्ता में आते हैं तो अमेरिका की विदेश नीति में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यह G7 के भीतर मौजूद एकता के लिए एक चुनौती की तरह था।
ट्रंप की इस अचानक वापसी ने G7 के भीतर चल रहे शक्ति संतुलन को भी उजागर कर दिया। आपको याद होगा कि जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो G7 के साथ उनके संबंध कितने तनावपूर्ण थे। उन्होंने व्यापार, जलवायु परिवर्तन और ईरान जैसे मुद्दों पर अपने सहयोगियों से अलग रुख अपनाया था। उनकी अमेरिका फर्स्ट की नीति ने G7 की एकता को कई बार तोड़ा था। अब उनकी वापसी की संभावना ने यूरोप के नेताओं के बीच एक बेचैनी पैदा कर दी है। वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर ट्रंप वापस आते हैं तो क्या G7 का भविष्य सुरक्षित रहेगा। हालांकि इस बार बाकी G6 देशों ने यानी अमेरिका को छोड़कर एकजुटता दिखाने की कोशिश की। उन्होंने यूक्रेन को और अधिक सहायता देने और चीन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने जैसे मुद्दों पर सहमति बनाई। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि G7 ट्रंप के बिना भी आगे बढ़ सकता है और अपने निर्णय ले सकता है। लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका के बिना G7 की ताकत बहुत कम हो जाती है। ये घटनाक्रम हमें याद दिलाता है कि वैश्विक राजनीति कितनी अनिश्चित है और एक नेता का बदलना पूरी दुनिया के समीकरणों को कैसे बदल सकता है। तो ये थी मोदी की G7 यात्रा की प्रमुख बातें। हमने देखा कि कैसे भारत G7 का सदस्य न होते हुए भी एक अनिवार्य भागीदार बन चुका है। यह यात्रा सिर्फ एक प्रतीकात्मक उपस्थिति नहीं थी, बल्कि यह भारत के बढ़ते आर्थिक और रणनीति प्रभाव का एक ठोस प्रमाण थी। भारत ने इस मंच का इस्तेमाल न केवल अपने हितों को साधने के लिए किया, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ऊर्जा प्रौद्योगिकी और वैश्विक शांति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। यह यात्रा भारत कनाडा संबंधों में तनाव कम करने की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम भी साबित हुई। हालांकि हमें विरोध के उन स्वरों को भी सुनना होगा जो इस यात्रा के दौरान उठे। लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर उठते सवाल भारत की वैश्विक छवि के लिए एक चुनौती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक तरफ जहां भारत की आर्थिक साख बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ उसे अपनी लोकतांत्रिक साख को भी मजबूत करना होगा। वैश्विक नेतृत्व सिर्फ आर्थिक ताकत से नहीं आता, बल्कि नैतिक बल और समावेशी मूल्यों से भी आता है। भविष्य में भारत को इन दोनों के बीच एक संतुलन साधना होगा। अंत में सवाल यह उठता है कि इस यात्रा से भारत को क्या मिला। तात्कालिक रूप से इसने भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के साथ सीधे संवाद करने का अवसर दिया। दीर्घकालिक रूप से इसने वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में भारत की जगह को और पुख्ता किया है। अब दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे समाधान प्रदाता के रूप में देख रही है जो वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। क्या आपको लगता है कि भारत की वैश्विक भूमिका और मजबूत हुई है? अपने विचार कमेंट में